नमस्कार दोस्तों, सुपर 7 चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पुखराज वैष्णव और जैसा कि कल पढ़ रहे थे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, उसका आज पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद में हमें पढ़ना है वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है दोस्तों, तो चालू करते हैं रिवीजन से। थोड़ा 5 मिनट रिवीजन कर लेते हैं पहले। ब्लड, रुधिर किसे कहते हैं? रुधिर रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक होता है जिसका रंग लाल, स्वाद नमकीन और उसका माध्यम क्षारीय होता है। ठीक है दोस्तों, तरल क्यों होता है? क्योंकि इसमें 55% प्लाज्मा होता है और उसका भी 55% प्लाज्मा का 92% जल होता है, इसलिए यह तरल होता है। संयोजी क्यों होता है? क्योंकि यह दो अंगों को कनेक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, जैसे रुधिर में जो प्लाज्मा होता है वह प्लाज्मा या रुधिर छोटे आंत से ग्लूकोज और एल्वोलाई जो आपके फेफड़ों में होती है उनसे ऑक्सीजन लेके जहां पे भी इसकी रिक्वायरमेंट है उस शरीर के अंग को, इस कोशिका को पहुंचाता है, तो संयोजी है। और उत्तक क्यों है? क्योंकि ये दो या दो से अधिक कोशिकाओं से, 3 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वैसे जैसे WBC, RBC और प्लेटलेट से। रंग लाल क्यों होता है दोस्तों? तो कल मैंने बताया था। वैसे ब्लड का रंग जैसे आपने देखा होगा, अपने हाथ में ब्लू कलर की भी नाड़ियां होती है, नसें जो होती है थोड़ी सी ग्रीन ग्रीन टाइप में दिखती हुई, और बाकी आपको नहीं दिखेगी लेकिन वो दिखती है। तो जो ग्रीन वाली दिखती है वो उनमें हल्का बैंगनी रंग होता है, वो आपकी वेन्स हैं, सिराएं हैं। तो मैंने बताया था जो हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के ही कारण रुधिर का रंग लाल होता है। वैसे आपका हल्के बैंगनी रंग का होता है, जब उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है तो उसका रंग लाल हो जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ऑक्सीजन ग्लोबिन इसमें हीमोग्लोबिन में मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और रुधिर का रंग लाल हो जाता है। स्वाद नमकीन क्यों होता है? NaCl नमक के कारण स्वाद नमकीन होता है। माध्यम क्षारीय क्यों होता है? सोडियम कार्बोहाइड्रेट के कारण इसका माध्यम क्षारीय होता है। ब्लड के 2 पार्ट किए थे हमने कल, एक प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल्स। प्लाज्मा रुधिर का 55% है और ब्लड सेल्स है वो हो गई आपकी 45%। अब ब्लड सेल्स, प्लाज्मा पढ़ते हैं पहले, फिर ब्लड सेल्स। प्लाज्मा, इसमें 92% जल होता है। ठीक है दोस्तों, और उसके अलावा 8% आपका हो गया अकार्बनिक तत्व होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, और प्लाज्मा प्रोटीन होता है। अकार्बनिक तत्व में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जो कि क्षारीय बनाता है माध्यम को, रुधिर के माध्यम को। सोडियम क्लोराइड होता है जो उसके स्वाद को क्या करता है? नमकीन बनाता है। ठीक है दोस्तों, पोटेशियम क्या करता है? जो हृदय के स्पंदन को नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, आयरन क्या करता है दोस्तों? ये क्या करता है ना, इसका हीमोग्लोबिन के निर्माण में भाग लेता है ये। ठीक है, कैल्शियम क्या करता है? थक्का जमाता है रक्त का। और पोषक तत्वों में कौन कौन से हैं? विटामिन हो गए, ग्लूकोज हो गए, एमिनो अम्ल और फैटिक एसिड हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपके पोषक तत्व। प्लाज्मा प्रोटीन में कौन से हो गए? एल्यूमिन प्रोटीन हो गया एक, फाइब्रोनोजेन हो गया और प्रोथाम्बिन हो गया। ठीक है दोस्तों, एल्यूमिन प्रोटीन, इसका कार्य क्या हो गया दोस्तों? आपका जो प्राशन ताप है उत्तकों का, उसको नियंत्रित करने का कार्य है। ठीक है, प्रोथाम्बिन और थाम्बिन स्कंदन में भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और बाकी ये सारे बता दिए मैंने आपको। प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? प्लाज्मा का मुख्य कार्य हो गया आपका, प्लाज्मा 92% जल पाया जाता है इसमें, तो शरीर के ताप को नियंत्रित करता है और भोज्य पदार्थों का सेवन करता है, हार्मोन्स का सेवन परिवहन करता है। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं हम रक्त कणिकाएं, जिनमें से हमें पढ़ना है RBC। ठीक है दोस्तों, तो इनकी संख्या देख लेते हैं। 40 से 50 लाख होती है RBC की, 5 से 9 हजार तक होती है WBC की, ल्यूकोसाइट्स जिनको बोलते हैं, और 3 लाख तक होती है आपकी थ्रोम्बोसाइट्स की। ठीक है, जिनको प्लेटलेट्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो RBC हमने पढ़ा था कि जन्म कहाँ होता है? भ्रूणावस्था में, योग सेक में होता है। जब 1 महीने का होता है भ्रूण आपका, 2 से 3 महीने का होता है तब लीवर में होता है, और 3 महीने से ऊपर का होता है जब तक पैदा ना हुआ हो बच्चा तब तक स्प्लीन, या जिसको हम तिल्ली बोलते हैं, प्लीहा बोलते हैं, उसमें होता है। जन्म के बाद में कहाँ होता है? RBM मतलब लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मेरो। बोन मेरो की मैंने सिचुएशन बताई थी, कहाँ लोकेटेड होता है बोन मेरो। तो हड्डी होती है ना रिब, जो उनमें जो ऊपर का और नीचे का पार्ट है हड्डी का, जैसे हाथ वाली हड्डी मान लो दोस्तों, तो ऊपर का नीचे के पार्ट में आपके बीच में खोखली होती है जिसमें ब्राउन ब्राउन कलर का पदार्थ भरा होता है, और वो ही आपका बोन मेरो है दोस्तों। तो ऊपर वाले में, नीचे वाले में हो गया आपका RBC का निर्माण, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण, ये हो गया। और जो बीच में है उसको YBM बोलते हैं, इसको रेड बोन मेरो बोलते हैं, इसको येलो बोन मेरो बोलते हैं। येलो बोन मेरो में होती है WBC का निर्माण। ठीक है दोस्तों,
होमोपोयोसिस क्या किसको बोलते हैं कि ब्लड निर्माण की जो प्रक्रिया है ना, उसी को होमोपोयोसिस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आरबीसी के वयस्क होने में कौन सहायक है? विटामिन B12, और इसकी विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो आरबीसी आपका आरबीसी व्यस्क नहीं हो पाता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन सही से नहीं कर पाता है, और परनेसिस एनीमिया नामक रोग हो जाता है। तो ये रोग साथ साथ में पढ़ते रहो दोस्तों। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन तक का होता है। ठीक है दोस्तों, और मृत्यु कहाँ होती है? आपकी प्लीहा स्प्लेन में। आरबीसी के विखंडन से ही बिलरुबिन और बिलबोडिन नामक पदार्थों का निर्माण होता है, जिनको बड़ी आंत में डाल के शरीर से बाहर कर दिया जाता है। याद है दोस्तों? और आरबीसी केंद्रक विहीन है, ऊंट और लामा इसके अपवाद है। ठीक है दोस्तों, आरबीसी में सबसे महत्वपूर्ण संरचना हीमोग्लोबिन है, जो क्या करती है दोस्तों? हिम और ग्लोबिन नामक दो पदार्थों से मिलकर बनी होती है। हिम इसमें एक वर्णक है, जबकि ग्लोबिन एक प्रोटीन है। ठीक है दोस्तों, और ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं और ऑक्सीजन के साथ में मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, और पुरुषों में संख्या इसकी होगी 13 से 15 ग्राम प्रति 100 ml, और महिला में हो गई 10 से 13 ग्राम प्रति 100 ml। ठीक है दोस्तों, और हीमोग्लोबिन को नापने का यंत्र हो गया हीमोसाइटोमीटर। ठीक है दोस्तों, हीमोसाइटोमीटर। और हीमोग्लोबिन की कमी से रक्तहीनता या एनीमिया हो जाता है। मुख्य 3 प्रकार के विटामिन होते हैं जिनकी कमी से एनीमिया होता है, B6, B9 और B12। ठीक है दोस्तों, और ये एनीमिया के भी 3 अलग अलग टाइप्स हैं, जो आगे हम रोग वाले में पढ़ लेंगे। ऊंचाई पे जाने पे हीमोग्लोबिन में वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने कल जो पढ़ा था उनका रिवीजन हो गया दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं WBC। दोस्तों एक चीज याद रखना, जब आप ये तीनों चीजें पढ़ लोगे, आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स, तो आप अपनी जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं उनको आराम से इजी वे में आप रीड कर सकते हो। किसी भी व्यक्ति की आप उनको पढ़ने में सक्षम होंगे। क्या TLC है, क्या DLC है, जो आप ब्लड रिपोर्ट में होता है TLC, DLC, उनको आराम से आप रीड कर पाओगे। तो इनका जन्म कहाँ होता है? जैसा कि हमने पढ़ा था YBM में, येलो बोन मेरो में। जीवन काल कितना होता है? 13 से 15 दिन इनका जीवन काल है। व्हाइट ब्लड सेल का सर्वाधिक संबंध मानव के प्रतिरक्षा, जो पहले ही बता चुका हूं मैं, इम्यून सिस्टम से इसका संबंध होता है। ठीक है दोस्तों, जिसकी जितनी ज्यादा WBC है तो वो रोगाणु से लड़ने में उसका शरीर उतना ही ज्यादा सक्षम है। इनकी संख्या कितनी है? तो 5000 से 9000 इनकी संख्या है। ठीक है दोस्तों, यह आकार में सबसे बड़ी कोशिका है। किनमें? जो आपकी तीनों कोशिकाएं है ना, आरबीसी और प्लेटलेट्स और WBC, इनमें आकार में सबसे बड़ी कोशिका WBC है। ठीक है दोस्तों, इसमें केंद्रक पाया जाता है, जबकि आरबीसी में क्या है? केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है दोस्तों, ये 2 टाइप की होती है। एक पे कणिकाएं होती है, मतलब WBC आपकी 2 टाइप्स की है। एक पे कणिकाएं होती है और दूसरे पे कणिकाएं नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, जो कणिकाएं युक्त है WBC बोल रहा हूँ, WBC, वो क्या है? कणिका युक्त है, उनको ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। और जिनके पास कणिका विहीन है, जिनपे कणिकाएं नहीं है दोस्तों, वो हो गई आपको एग्रेनुलोसाइट। ठीक है दोस्तों, तो 2 चीजें हो गई आपको, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। मतलब ये देखिए, जिनपे कणिकाएं हैं दोस्तों, ये कणिकाएं हैं, तो ये हो गया आपका ग्रेनुलोसाइट। और जिनपे कणिकाएं नहीं है कोशिकाओं पे, व्हाइट ब्लड सेल्स पे, वो एग्रेनुलोसाइट्स हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ल्यूकोसाइट्स या आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स। TLC का मीनिंग टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं बता रहा था ना आपको, ब्लड रिपोर्ट पढ़ोगे आप, तो TLC आता है उसमें, DLC डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो ल्यूकोसाइट्स है वो 2 टाइप्स के हो गए, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में हो गई आपकी कणिकाएं, और एग्रेनुलोसाइट्स में हो गई आपकी जिनमें कणिकाएं नहीं होती है। तो इनमें 3 टाइप्स की है ग्रेनुलोसाइट्स में भी, जो आपकी ये कोशिकाएं हैं, उसमें बासोफिल्स है एक। ठीक है दोस्तों, एक हो गया आइसिनोफिल्स। ठीक है दोस्तों, और न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, ये भी कितने परसेंट है? टोटल जो आपकी WBC है, जो 5000 से 9000 है जिनकी संख्या है, उनका 0.5% है बासोफिल्स। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके उसमें जो ब्लड रिपोर्ट होती है उसमें लिखा होता है साइड में रेंज इनकी, तो आप उससे पता लगा सकते हो। जैसे 0.5% है। ठीक है, और इओसिनोफिल्स ये हो गई 1 से 4% तक। न्यूट्रोफिल्स हो गई, वो हो गई 50 से 70% तक। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा जो है ना
व्हाइट ब्लड सेल्स में वो न्यूट्रोफिल्स ही पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। और एग्रेनुलोसाइट्स में कौन कौन सी होगी? मोनोसाइट्स, ये नाम है दोस्तों उसी में, जो आपकी डब्ल्यूबीसी है उन्हीं में टाइप है इनके। अगर इनको अलग से पढ़ रहे हैं सबको तो वो हो गया डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट। और टोटल मतलब ये सारा जिनको इनको काउंट करके एक साथ। तो मोनोसाइट्स, इसमें इसका परसेंटेज हो गया 5 से 2 से 6%, ठीक है दोस्तों। और लिम्फोसाइट्स का हो गया 25 से 33% तक रहता है ये, ठीक है दोस्तों। लिम्फोसाइट्स वैसे दो टाइप का है, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है दोस्तों। टी लिम्फोसाइट्स क्या बोलते हैं इसको कि अपने जो वक्ष गुहा है उसमें थाइमस नामक एक ग्लैंड्स होती है जिसमें इसका निर्माण होता है। टी मतलब थाइमस और बी मतलब बोन मेरो में। तो बी लिम्फोसाइट्स में निर्माण, बोन मेरो में बी लिम्फोसाइट्स इनका निर्माण होता है व्हाइट ब्लड सेल्स का, और टी लिम्फोसाइट्स का थाइमस वाले ग्लैंड में होता है। तो इसलिए इनको टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट नाम दिया हुआ है। बासोफिल्स, क्या इनकी विशेषताएं क्या क्या है कि सबसे कम पाई जाती है संख्या में सबसे कम पाई जाती है। जितनी डब्ल्यूबीसी है उनमें भी संख्या में सबसे कम पाई जाती है बासोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स में ये संख्या में सबसे ज्यादा होगी। न्यूट्रोफिल्स 50 से 70% है ना दोस्तों, आप खुद ही देख लीजिए, तो सबसे ज्यादा ही होगी। मोनोसाइट्स, इनका क्या है आकार में, मोनोसाइट्स जब नाम ही इतना बड़ा है मोनोसाइट्स तो आकार में सबसे बड़ी है। लिम्फोसाइट्स, इनका क्या हो गया, आकार में सबसे छोटी है ये, लिम्फोसाइट्स आकार में सबसे छोटी है। अब इनका काम क्या क्या है दोस्तों, इनका कार्य पढ़ लेते हैं। बासोफिल्स सारी क्या करती है, रोगाणु के भक्षण करने में का कार्य करती है। बासोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और मोनोफिल्स, ये सारी रोगाणु का भक्षण, मतलब अब जब हमने बोला ही है डब्ल्यूबीसी रोग प्रतिरोधक क्षमता रोगाणु से लड़ने का कार्य करती है, तो ये रोगाणु का भक्षण का कार्य कौन करती है, ये चारों मिलके। जबकि आपकी लिम्फोसाइट्स है वो एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है दोस्तों, एंटीबॉडी का निर्माण करने में सहायक है, ठीक है दोस्तों। तो इओसिनोफिल्स ये क्या करती है, अगर जैसे कुछ भी क्लाइमेट्स में चेंजेज हुआ तो उसके प्रति ये आपका क्या बताएगी, रिएक्शन करेगी, ये संवेदनशीलता दिखाएगी। जैसे अगर आप कहीं पे वेदर में गए दूसरे में, आपको छींक वगैरह आना करना, ठीक है, तो ये कार्य इओसिनोफिल्स का है। मौसम चेंज होते ही आपके बॉडी का टेम्परेचर वगैरह जनरेट करना, ये। बासोफिल्स में क्या हो गया, अगर एलर्जी की स्थिति में इनकी संख्या बढ़ जाती है दोस्तों, जब शरीर में एलर्जी होगी तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी। न्यूट्रोफिल्स क्या है, ये बहुत तीव्र गति से रोगाणु को लड़ने में सहायक है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत तीव्र गति से लड़ने में न्यूट्रोफिल्स सहायक है। एलर्जी की स्थिति में इनकी संख्या बासोफिल्स की बढ़ जाती है, मतलब यही लड़ेगी अगर एलर्जी होगी तो, ठीक है दोस्तों। और मोनोसाइट्स का भी रोगाणु को मारने में कार्य है। अब टी लिम्फोसाइट्स ये क्या करती है दोस्तों, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। तो एक चीज और बता देता हूं मैं आपको सारों को कि टी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी बनाती है। लिम्फोसाइट्स उनमें भी टी लिम्फोसाइट्स है ना, उसी पे जो आपका HIV वायरस का जो वायरस है वो इस पे अटैक करता है, ठीक है दोस्तों। तो टी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी का निर्माण नहीं कर पाता है और आदमी विभिन्न रोगों से ग्रसित हो जाता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, टी लिम्फोसाइट्स थाइमस ग्लैंड्स में ही इसका निर्माण होता है, और बी लिम्फोसाइट्स क्यों बोलते हैं, इसका बोन मेरो में इसका निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। टी लिम्फोसाइट्स का महत्वपूर्ण है कि जब कोई भी व्यक्ति एड्स से पीड़ित होता है तो टी लिम्फोसाइट्स को ही सबसे पहले क्षतिग्रस्त करता है वायरस, जो HIV वायरस है, और मानव विभिन्न रोगों से ग्रस्त हो जाता है, मानव की मृत्यु हो जाती है, ठीक है दोस्तों। एड्स किसको बोलते हैं वैसे दोस्तों, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं आपको। जब तक आदमी का इम्यून सिस्टम अगर 1% भी कार्य कर रहा ना, तब तक उसको एड्स नहीं बोलेंगे। अगर 100% आदमी का इम्यून सिस्टम कार्य करना बंद कर देता है, तब उसको बोलेंगे कि एड्स हो गया है, और तब किसी भी रोगों से लड़ने में उसका शरीर सक्षम नहीं हो पाता है और आदमी खत्म हो जाता है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है दोस्तों। प्लेटलेट्स का आपको पता है वैसे कार्य क्या है, तो इसका कार्य है आपका रुधिर स्कंदन में थ्रोम्बोसाइट्स, इसको इंग्लिश में थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। संख्या इनकी 3 लाख है। निर्माण इसका भी अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है दोस्तों। जीवन काल इसका 1 हफ्ता है, ठीक है दोस्तों। इसका संबंध ब्लड क्लॉटिंग से है, ठीक है दोस्तों। अब इसको प्लेटलेट्स को ही क्यों जिम्मेदार बताते हैं कि ब्लड इसके अंदर में, दोस्तों वैसे प्लेटलेट्स अकेली नहीं है जो ब्लड
क्लोटिंग करती है। इसके साथ में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मिलके ब्लड क्लोट करती है। लेकिन सबसे पहले जब भी आदमी के कहीं पे चोट लगती है तो उसमें जो उसका कट मार्क होता है उससे खून बहता है। जैसे ही खून ऑक्सीजन के संपर्क में आता है या वायु के संपर्क में आता है तो सबसे पहले प्लेटलेट्स ही एक्टिवेट होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि प्लेटलेट्स वो बनाती है, थक्का बनाती है। ठीक है दोस्तों, वैसे बहुत सारी चीजें मैं बताता हूँ मैं आपको कौन कौन सी चीजें प्लेटलेट इसमें क्लोटिंग में भाग लेती है। ठीक है दोस्तों, रुधिर स्कंदन वैसे एक जटिल प्रक्रिया है दोस्तों। जब रक्तस्राव होता है तो प्लेटलेट्स का जो थर्मोप्लास्टिन है वो सबसे पहले सक्रिय होता है। और ये क्या करता है ना, थर्मोप्लास्टिन सक्रिय हो जाता है। थर्मोप्लास्टिन कैल्शियम आयन की उपस्थिति में प्लाज्मा में उपस्थित प्रोथाम्बिन और थाम्बिन पढ़ा था उस टाइम, जो आपके याद है दोस्तों, थाम्बिन और प्रोथाम्बिन और जो प्रोटीन पढ़े थे हमने प्लाज्मा प्रोटीन में प्रोथाम्बिन और थाम्बिन। ठीक है दोस्तों, इनको क्या करता है, कैल्शियम की उपस्थिति में प्रोथाम्बिन को थाम्बिन में तोड़ देता है। कौन? थर्मोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम प्रोथाम्बिन को थाम्बिन में तोड़ देगा। ठीक है दोस्तों, फिर आगे ये थाम्बिन प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रोनोजेन उसको फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। और उससे क्या होगा ना, एक जाली टाइप में संरचना बन जाएगी। वहां पे जहां पे कट मार्क है ना, वहां पे ऐसे जाली टाइप में फाइबर है, मतलब एक तरह से जाली टाइप में संरचना हो गई फाइबर की। तो फाइब्रिन मतलब ऐसे जाली टाइप में वहां पे जहां पे भी कट मार्क है ना, वहां पे ऐसे जाली टाइप में संरचना बना देगी। उसके बाद में जितनी भी आपकी कोशिकाएं ना दोस्तों जो ब्लड के साथ में आ रही है वो इसके अंदर में बीच में फंस जाएगी सारी, और रुधिर बाहर नहीं आ पाएगा। धीरे धीरे होगा ये, और इनमें फंस जाएगी सारों में, ब्लड बाहर नहीं आ पाएगा और ब्लड हो जाएगा क्लोट। और थोड़े दिनों बाद में ये क्या है ना, जो आपका जो क्लोट होके जो फाइब्रिन में कोशिकाएं वगैरह जो फंसी थी ब्लड की, वो धीरे धीरे आपके फ्रंटे के टाइप में बाहर आ जाती है, जो बाद में थोड़े टाइम बाद में खत्म हो जाती है बाहर आके, जिसको इस प्रकार क्लोटिंग। एक बार वापस समझा देता हूँ दोस्तों क्लोटिंग क्या है। क्लोटिंग में क्या है ना, सबसे पहले आपका प्लेटलेट्स एक्टिवेट होती है। प्लेटलेट्स में जो प्रोथाम्बिन है वो कैल्शियम, इन दोनों की उपस्थिति में प्रोथाम्बिन जो आपके प्लाज्मा में है वो प्रोथाम्बिन थाम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। और थाम्बिन क्या करता है ना, फाइब्रोनोजेन जो आपके प्लाज्मा में है वो उसको कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन में। और फाइब्रिन एक घुलनशील तत्व है वैसे, और रेशेदार संरचना हो जाती है, मतलब रेशे टाइप में बन जाती है। उनमें आपकी सारी जितनी भी कोशिकाएं हैं रक्त की वो आकर फंस जाती है और ब्लड क्लॉट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। और ब्लड रिपोर्ट्स के बारे में जो टीएलसी डीएलसी मैंने बताया था वो भी समझ में आया होगा। टीएलसी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट और टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट। ठीक है दोस्तों, तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सुपर 7 को। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।